हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो आज अपन चैप्टर की बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा बेसिक ये जानेंगे, जो भी कोई चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, उस चैप्टर को किस तरह से समराइज किया जाए, किस तरह से याद करें, उससे संबंधित कितने फॉर्मूलाज हैं और उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करें और किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों के साथ। बच्चे कहते हैं कि सर चैप्टर को याद कर लेते हैं, या जो दिए गए आपके नोट्स हैं उन नोट्स को तो याद हो जाते हैं, उन नोट्स के बाद में फॉर्मूला को भी याद कर लेते हैं, और फॉर्मूला के बाद में जब पर्सन की बात आती है, न्यूमेरिकल या अंकिंग पर्सन, उसमें अपन अटक जाते हैं या समझ नहीं आ पाता कौन सा फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकालें। इस बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करने आ गया। तो टॉपिक तो बाद में भी पढ़ ले, इस चीज़ के बारे में भी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिजिक्स के अंदर कोई भी जब चैप्टर की बात करते हैं, जैसे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपका ये जो चैप्टर है ये मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। स्थिर विद्युत की ये आपने चैप्टर पढ़ लिया। सपोज करो कि ये चैप्टर था, ये चैप्टर आपने 5 या 7 या 8 दिन में इस चैप्टर के जितने भी नोट्स थे उस नोट्स को आपने रीड कर लिया अच्छे से। इन नोट्स में क्या होंगे कि सबसे पहले आपने परिभाषा भी देखी, इसकी थ्योरी पार्ट भी देखा, थ्योरी पार्ट के साथ साथ इनके जितने भी जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों का ड्राइव करने का सूत्र भी देखा, किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जा रहा है, उन कंडीशन को समझ गए। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब किताब के पीछे टेक्स्ट बुक में अंकिंग पर्सन या न्यूमेरिकल पर्सन दिए होते हैं। उन न्यूमेरिकल पर्सन से पहले एग्जाम्पल भी दिए होते हैं किताब में, वो एग्जाम्पल सोल्व होते हैं। तो वो एग्जाम्पल अगर आपको नहीं भी आ रहे होते हैं तो उनका आंसर देखकर आप ये तय लगा लेते हो कि ये न्यूमेरिकल का पर्सन का जो तरीका वो इस लेवल से है। अब टेक्स्ट बुक में जैसे ही न्यूमेरिकल पर्सन की बात आती है वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्म या कौन सा सूत्र फिल करके इसका आंसर निकालें। ये बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी को भी याद कर लिया, डेरिवेशन भी याद हो गया और फॉर्मूले भी याद हैं। जब पर्सन को पढ़ते हैं, लैंग्वेज पर्सन को, लैंग्वेज भाषा में जो दी गई भाषा का जो भी पर्सन है उनमें यह नहीं समझ पाते हैं कि इस पर्सन के अंदर कौन सा फॉर्मूला रखकर या कौन सा मान रखकर वो एक निश्चित मान निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी कोई चैप्टर को आप पढ़ते हो उस चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन ना करेंगे तब तक ये फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये पकड़ में नहीं आएंगे। क्यों? कहीं ना कहीं आप जब रीड करते हो कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं आपसे, वो कैप्चर नहीं हो पाती हैं। जब तक कैप्चर नहीं होता है तो उस न्यूमेरिकल के पीछे आपको पता है उससे संबंधित कंसेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ता है। कोई भी जैसे कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल लेते हैं तो कूलाम के बारे में पहले तो आप ये जानो कि कूलाम के नियम से संबंधित क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करके अपन कंसेप्चुअल पढ़िए। पहले तो उसकी परिभाषा भी देखी आपने, उसका डायग्राम भी देखा और डायग्राम के बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन थ्योरी भी देखी और ड्राइव करने का सूत्र भी देखा। यह होने के बाद जस्ट आपके सामने एक न्यूमेरिकल आता है सिंपल लेवल का, वो आप अटेम्प्ट कर देते हो। जैसे ही उस न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज अपनी भाषा के अनुसार दे दी तब आपको कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि कूलाम का नियम तो पूछ रखा है पर आखिरकार क्या तो ये दिया गया और क्या अपन से पूछ रखा है और क्या चीज़ें अपन को याद करनी है, क्या लगानी है, तब जाके ये सूत्र ड्राइव हो सकता है। तो सीधा सा यही कारण है कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ें, यह जरूरी नहीं है कि जो टीचर के दिए गए नोट से सफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ें तो सबसे पहले प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले उस चैप्टर को आप जितना ज़्यादा क्लियर नहीं करोगे तब तक उनके पर्सन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, न उनके सोल्व कर सकते हो। तो जब भी आप जब चैप्टर को पढ़ते हो, आपने फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो ये ज़रूरी नहीं है चैप्टर कंप्लीट हो, वो चैप्टर आपसे 20 या 30% याददाश्ती में रहता है। तो बाहरी तौर पे आपको समझ आती है कि यह चैप्टर इस बारे में है, ये कहना चाह रहा है। जब अच्छी तरह से रीड करते हैं सेकेंड टाइम तो 50 से 60% सिलेबस क्रिएट होता है। और जब आप तीसरी बार पढ़ते हो तब आपको ये चैप्टर के बारे में कुछ समझ आती है और तब जाकर आप न्यूमेरिकल को क्रिएट करते हो। तब आपको ये पता चलता है कि लैंग्वेज में क्या तो दिया गया है, क्या पूछ रखा है, जो दी गई है लैंग्वेज में उसको अंडरलाइन करके उस पार्ट को आप डिनोट कर दीजिए। डिनोट करने के बाद जो पूछ रखा उससे संबंधित फॉर्मूला लगाकर आप सोल्व कर सकते हो। तभी तो आईआईटी और नीट वाले जो बच्चे होते हैं वो एक बार नहीं पढ़ते हैं, वो डबल डिजिट में स्टडी करते हैं। डबल डिजिट आप जानते हो
कि सिंगल डिजिट 0 से स्टार्ट होता है 9 तक शुरू होता है और डबल डिजिट होता है 10 से और 99 से। तो आप अगर मिनिमम भी चले तो 10 डिजिट मिनिमम होता है। तो वो कम से कम एक चैप्टर को 10 बार रिवीजन करते हैं। मान के चलो कि एक किताब का एक चैप्टर 10 बार वो रिवीजन करते हैं, तब जाकर जो आईआईटी की एग्ज़ाम है, मेंस है, एडवांस है और नीट की एग्ज़ाम है, वो पर्सन को डायरेक्टली हल करवाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। डबल डिजिट में पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब जब कोई आरबीएसई का बच्चा और सीबीएसई का बच्चा एक बार उस चैप्टर को देख लिया, नोट्स के बलबूते अगर पढ़कर वो ये कहता है कि मेरे से पर्सन नहीं बनेगा, तब तो क्या है कि उसके जो कंसेप्ट हैं वो 20-30% तो क्लियर है, उतने तक तो पर्सन को हैंडल कर लेगा, तब तो दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पर्सन को वो कर सकता है सूत्र के माध्यम से। जब तक वो डबल डिजिट का व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट ऑलरेडी वो पढ़ रखा है, उतने कंसेप्ट इस स्टूडेंट के क्लियर नहीं होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रखा है, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के माध्यम से टीचर निकलते हैं। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब आपके सामने बोर्ड के सामने जब आता है और जिस चैप्टर के बारे में बताता है, वो ऑलरेडी पढ़ रखा है और एक्सपीरियंस भी ले रखा है। कई बच्चों के साथ पढ़ाने का उसके पास अनुभव है। अनुभव के आधार पे आपके सामने आता है, स्क्रीन के सामने, उसके माध्यम से वो हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता है। और वो भी टीचर कुछ ना मीटर पढ़ के आता है, थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जब क्लास में जाता है, तो जब कोई टीचर 100% मैटर पढ़ के आता है तो वो कम से कम 80% दे पाता है बच्चों को। और बच्चे 80% में से अगर 40% भी कवर करते हैं उस क्लास के अंदर, और जब जाकर वो प्रैक्टिस नहीं करते तो ये 40% भी नेगलेक्ट के बराबर काम करता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है जो चैप्टर पढ़ा दिया जाता है और जो पढ़ने के बाद तुरंत घर जाकर चैप्टर को रिवीजन करते हो, और 7 दिन बाद दोबारा अगर उस चैप्टर का रिवीजन नहीं करते हो तो वो चैप्टर आपके लिए 0 के बराबर आ जाएगा, 0% याद रहेगा। तो ये खासियत ये होती है कि जो भी आप चैप्टर को पढ़ते हो, आज जैसे सपोज करो कि 18 तारीख को एक चैप्टर पढ़ा, अगर 25 और 26 तारीख को अगर इस चैप्टर को नहीं दोहराओगे तो ये चीज़ें दिमाग से भूलनी शुरू हो जाती हैं। अपना दिमाग ये कहता है कि हर 7वें दिन उस चैप्टर को, भले ही आपने शुरुआत में चैप्टर को पढ़ा, आपने 2 या 3 घंटे लगे, भले ही आप 15 मिनट दो पढ़ दीजिए, 7 दिन के बाद में आप 15 मिनट का टाइम दीजिए। इस तरह से वो चैप्टर आपके दिमाग में फिट होता है, तब जाकर वो चैप्टर के बारे में कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो किसी भी चीज़ की देखिए, आप फिजिक्स में देख लीजिए और केमिस्ट्री में देख लीजिए और मैथ प्रैक्टिस होती है। ये 3 किताबें ऐसी होती हैं पीसीएम कि इसमें आपको किसी न किसी गाइडेंस की या ऑनलाइन क्लास की या टीचर की या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब के माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम से आप इन किताबों को डायरेक्टली नहीं समझ सकते हो। टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप हर एक पर्सन का निचोड़ नहीं निकाल सकते हो, किसी न किसी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स समझ की जरूरत होती है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट है वो आपको समझने की जरूरत होती है, फिजिक्स में आपने थ्योरी तो समझ ली और डेरिवेशन को भी चलो समझ लिया, डेरिवेशन तक तो ठीक है। जब टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं और सबसे ज़्यादा क्रिएटर होती है बायोलॉजी वाले। तो ये बच्चे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के अंदर। नीट वाले बच्चे भी ये कहते हैं कि जब हम फिजिक्स का पेपर जब अटेम्प्ट करने देते हैं 45%, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम समझ नहीं पाते हैं, उस ज़्यादा समय लग जाता है और पर्सन को सोल्व करने में दिक्कत आती है। जितना कि बायोलॉजी का 50% जो सिलेबस आता है वो हम सोल्व कर पाते हैं, केमिस्ट्री भी हद तक कवर कर लेते हैं, बट ये जो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये कवर नहीं हो पाते हैं। और मोस्टली जो बड़ी एग्जाम होते हैं उनमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे आईआईटी मेंस है, जेईई की एडवांस है, दूसरी आपकी नीट है, एआईपीएमटी है, नेवी के अंदर आरएए है, एयरफोर्स है। इनसे संबंधित फिजिक्स में क्या है, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं। जिस टाइप की जो एग्जाम होती है उसी टाइप का उसके साथ पैटर्न आता है। तो आपको क्या है, कई चीज़ें ये नहीं देखनी है कि मैंने 2 बार पढ़ने के बाद में मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हो रही, तो निराश तो होना ही नहीं है। क्योंकि जब हम भी आए थे या हमारे जैसे और भी शिक्षक हैं, वो भी कम से कम 3 या 4, 5 या 6, 7 पर प्रैक्टिस करके बहुत ज़बरदस्त अनुभव लेकर आपके सामने आई। उनकी भी बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, उनका एक्सपीरियंस था। तो जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है उसके पास कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की हुई है, उसके पास एक्सपीरियंस लिया हुआ है। यही एक्सपीरियंस अगर आप लेते हो और आपके पास ये प्रैक्टिस होती है और आप 2 या 3 बार
इसके बारे में अभ्यास करते हो और लगन रखते हो, लगातार इस सब्जेक्ट से जुड़े होते हो, तो जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स हो, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपकी रुचि पैदा हो जाती है। और जिस व्यक्ति की जो रुचि होती है वो उसके लिए सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है। किसी का फिजिक्स होता है, किसी की केमिस्ट्री होती है, किसी का मैथ होती है, किसी की बायोलॉजी होती है। वो निर्भर करती है आपकी रुचि के ऊपर, आपकी लगन के प्रति। और जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा जगा देते हैं, वो उस सब्जेक्ट का टीचर होता है। अगर हम बोर कर देंगे जिस सब्जेक्ट में, अगर हम आपको बोर कर देंगे तो सबसे पहले तो है हमारे को जरूरत है वो सीखने की। क्यों? कि वो चीज़ें सीखनी ज़्यादा जरूरी है कि जो हम आपको बता सकें, आप में रुचि जगा सकें, आपको उत्साहित कर सकें इस सब्जेक्ट के प्रति, तब जाकर इसके प्रति रुचि लगाओगे। नहीं तो अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा तो आपकी रुचि कैसे जगेगी। तो हमारा काम है इस सब्जेक्ट के प्रति आपको लगन लगाना, रुचि पैदा करना, इसके बारे में बेसिक जानकारी करना। तो आपको निराश नहीं होना है। ये वीडियो का लाने का माध्यम मेरा यही था कि कई बच्चे कमेंट्स के माध्यम में या कई बच्चों से हम सुनते हैं कि सर हम जब फिजिक्स को पढ़ते हैं तो प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। थ्योरी या न्यूमेरिकल की जब बात आती है वहाँ ज़्यादातर समस्या पैदा होती है साइंस के बच्चों में, और ज़्यादातर मोस्टली बायोलॉजी वालों बच्चों में, कि उनमें जितने भी जो कैलकुलेशंस हैं या लैंग्वेज में दिया क्या गया है, पूछ क्या रखा, वहाँ हम अटक जाते हैं। कोशिश भी करते हैं, मोस्टली हो जाते हैं पर्सन, पर आखिरकार वो कॉन्फिडेंस नहीं उत्पन्न होता है जितना अदर सब्जेक्ट में होता है। फिजिक्स के सबसे पार्ट इसी में प्रॉब्लम करते हैं अंकिंग पर्सन न्यूमेरिकल। तो इसी का निचोड़ आपको यही है कि शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले उस चैप्टर को आप बहुत बारीकी से पढ़ें। जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ते हो तो तरीका देखिए क्या क्या अप्लाई करना आपको। इस लेवल से जब आप तैयारी करोगे तो कुछ हद तक आप इस सब्जेक्ट के बारे में पकड़ होगी। नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्टली थ्योरी की तरह रीड करोगे तो समस्या हो जाएगी। देखो क्या है कि जैसे कोई टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, इसका फर्स्ट चैप्टर है स्थिर विद्युत की, या कईयों में दिया जाता है विद्युत नक्षत्र। ये एक आपके सामने कोई चैप्टर आ गया, इस चैप्टर से एग्जाम में कोई भी पर्सन आता है तब आपको करना क्या है, तो आएगा तो इसमें न्यूमेरिकल, थ्योरी तो आएगी नहीं। कोई भी कंपटीशन से आपसे थ्योरी तो पूछेगा नहीं कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, बट इसके बारे में आप जानकारी लेने के लिए टेक्स्ट बुक की जो एक लाइन होती है उसको डायरेक्टली रीड ना कीजिए। यह मत देखिए कि यह बुक है, इस बुक की जो पैराग्राफ है पैराग्राफ की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, तब आप नहीं समझोगे। उसके जितने भी जो लाइंस होती हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स, अब शॉर्ट नोट्स बनते कैसे? वो फर्स्ट टाइम पढ़ने से बनते नहीं, पहले या दूसरी 2 बार उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। अच्छी तरीके से HP पेंसिल, कच्ची पेंसिल लेकर अंडरलाइन करते जाइए और पढ़ते जाइए। जब तीसरे बार या तीसरे टाइम जब आप बैठते हो, कॉपी लेके, पेन पेंसिल लेके, किताब लेकर, जैसे वो आवेश की बात करे तो जरूरी नहीं है कि आप आवेश में जो टीचर ने लिखा रखा है वो है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होगा कि आप में आवेश के बारे में जो भी जानकारी है तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स अपने पेंसिल से बना लीजिए या पेन से बना लीजिए। तो आप तरीके से बना लीजिए कि ये क्या है, ये अदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम है, इसको कूलाम से लिखते हैं, और इसका सूत्र है Q बराबर IT है, और इसका अन्य मात्रक हो जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड। और आवेश के प्रकार हैं तो आप इस तरह प्रकार देख लीजिए, एक है धनात्मक और एक हो जाएगा ऋणात्मक। यह शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे उस चैप्टर की तो कम से कम 10 पेज या 11 पेज या 8 पेज या 7 पेज में कवर हो जाएंगे। जब आप चैप्टर को दोबारा रिवीजन करने का मौका आएगा या परीक्षा के समय पे या कंपटीशन के टाइम, तब आपके जो हाथ से लिखे हुए नोट्स ये बहुत फास्टली याद होते हैं। आप उस किताब के चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे उस समय। अगर आपकी कल एग्जाम है नीट की और आपके पास 3 दिन का समय है, उस टाइम ये किताब काम नहीं करेगी। उस टाइम आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स ज़्यादा याद होते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में लिखी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा याद होती हैं। इन चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आप 10 मिनट में रिवीजन होगा और ये चैप्टर पढ़ने में कम से कम 5-5 घंटे लग जाएंगे। तब ये आपके समय खराब हो जाएगा। उस समय आपके शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। हो सके तो खुद बनाएं, किसी पे सारा ना लें। सारा तब तक ले 1 या 2 बार जब रिवीजन करें तो टीचर की गाइडेंस
टीचर के नोट्स या टेक्स्ट बुक साथ में रखें एनसीईआरटी की। उसके पढ़ने के बाद ये देखें कि चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे में कितनी पकड़ है, क्या मैं इस किताब के शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स बना दिए, मात्रक लिख दिए, कई परिभाषा लिख दी, कई इसका चित्र दे दिया, कई ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, या ड्राइव करने का जो तरीके में टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो आपने आइडेंटिफाई की। अब जब न्यूमेरिकल में जब जाओगे तब आप न्यूमेरिकल को रिविजन करने के बाद में अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तब आपको करना क्या है कि जिस संबंधित से अगर न्यूमेरिकल पूछा है, आंकिंग प्रश्न पूछ रखा आपसे, जैसे कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल पूछ रखा है, तो कूलाम का नियम होता है F=Q1Q2 × R²। उसके बावजूद भी न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तब आपको करना क्या है, उससे संबंधित जितना भी जो कंसेप्ट है उसको दोबारा रिवीजन करवा, उसी दोबारा चले जाइए थ्योरी में, उस थ्योरी को वापस रिवीजन कीजिए। और रिवीजन इस तरह से नहीं है रट्टा मार, उस रिवीजन की जो लाइनें वो चेक करते जाइए कि आखिरकार एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या कहना चाह रहा है और इसका जो तर्क है वो क्या कहना चाह रहा है। और पर्सन की जो लैंग्वेज है वो ध्यान से देखिए कि कहाँ मैं अटक रहा हूँ, वहाँ HP पेंसिल से अंडरलाइन करने के बाद उसके वापस कंसेप्ट पे चले जाइए, उस चीज़ को रिवीजन कीजिए। और वो रिवीजन तब तक क्लियर ना हो तब तक इस पर्सन में आगे मत बढ़े। कई ऐसे देखते हैं बच्चे 10 न्यूमेरिकल दिए होते हैं, 10 के 10 न्यूमेरिकल क्या करते हैं, पासबुक रखते हैं। आजकल SP आती है, SP रख लेते हैं, पासबुक रख लेते हैं। और वो क्या करते हैं, 10 के 10 पर्सन देख लिए, उस 7 दिन बाद में वही पर्सन उन बच्चों से नहीं बनते। उन्होंने अपना दिमाग उस पर्सन में खर्च नहीं किया। भले आपके एक दिन में 2 पर्सन हो रहे हैं सोल्व, बट आप 2 पर्सन को अपने दिमाग से सोल्व कीजिए तब तक, जब तक 2 पर्सन क्लियर ना हो तब तक तीसरे पर्सन में मजा आइए। ये नहीं है कि टाइम पास करना है, आधे घंटे में आपने 10 पर्सन निकाले और बस मेरा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो आपके चैप्टर वीक हो जाएंगे। आखिरकार देखो फिजिक्स में चैप्टर तो 30 ही हैं, 15 तो 12वीं, 15 11वीं, और ये 30 चैप्टर यही चलते हैं। यही आप 11th में पढ़ते हो, यही 12th में पढ़ते हो, और बार बार आप नीट की तैयारी करते हो। कई बच्चे इसमें 2-2 साल की तैयारी करने में लग जाते हैं, IIT में लग जाते हैं, JEE में लग जाते हैं, एयरफोर्स में लग जाते हैं। आखिरकार सिलेबस तो वही आ रहा है, चैप्टर तो वो 30 ही आ रहे हैं, पर क्या कमी रह गई, वापस 11वीं में पढ़ते हो, 12वीं में पढ़ते हो, वापस नीट में आ गए, IIT JEE में आ गए, कभी मेंस में आ जाते हो, कभी एडवांस में आ जाते हो, एयरफोर्स में आ जाते हो, नेवी में आ जाते हो। जैसे नेवी के एग्जाम लगते हैं उसमें फिजिक्स आती है AA, आर्टिफिशियल एंड प्रैक्टिक्स। इस तरह में वही पर्सन घुमा फिरा के आते हैं, वही आपकी समस्या आ जाती है। क्यों ना उस समस्या को आज ही दूर कर दी जाए। एक चैप्टर आपने पढ़ा, भले 15 दिन लगे, 15 दिन के बाद आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मैं सोल्व कर सकता हूँ। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस या अनुभव है कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डेरिवेशन हो, कोई डेफिनेशन हो, कोई भी डायग्राम हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको सोल्व करने की। को सोल्व तब होंगे तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये पर्सन नहीं होंगे आपसे। तो मेरा तरीका बताने का आज यही है कि जब भी किसी भी आप टीचर से पढ़ते हैं, टीचर सब भी अच्छे होते हैं, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और ऑनलाइन माध्यम भी बहुत बड़ा कंटेंट पड़ा है, और सही टाइम पे सही कंटेंट को सिलेक्ट करना आप मेरे से बेहतर जानते हो। काफ़ी आपको टीचर गाइड देते हैं और गाइड करना भी चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है दैनिक जीवन में, पढ़ाई के साथ साथ अपना सर्वांगीण विकास करती है। अपन को पढ़ना है, लिखना है, उठना है, बैठना, इसके बारे में भी जानकारी देती है, और क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ें भी सीखते हैं शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा के बारे में किताबी ज्ञान भी लेते हैं। और अपन क्या अपने पैरों तक जब तक खड़े नहीं होते हैं तब तक शिक्षा का अध्ययन करते हैं, और जब पैरों पे खड़े हो जाते हैं उसके बाद भी शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षा का बहुत बड़ा मोरल है, उस चीज़ को आप बहुत बारीकी से पढ़े। जो भी पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से पढ़े, कोई किसी से भी पढ़े। आप ऑनलाइन माध्यम से जहाँ भी जुड़े हैं, ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, या आपके कोई गार्जियन है या आपके कोई भी बताने वाला है, उनसे आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद जो मैंने तरीका बताया ये फिजिक्स में तो ऐसे लागू होगा, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये तरीका तो ऐसे लागू होगा। इस लेवल से अगर आप चलोगे तो आपके समस्याएं समाधान हो सकती हैं। आप चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। और ये तरीका आपने फर्स्ट चैप्टर से अपना लिया तो लास्ट के 15 चैप्टर तक यही तरीका आपका रहेगा। आप प्रॉपर समय भी दोगे और प्रॉपर तैयारी भी करोगे। और जैसे भी कंपटीशन आए, जरूरी नहीं है IIT नीट, जरूरी नहीं है कि IIT नीट में सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। जहाँ भी आप जाओगे वहीं आप सिलेक्ट हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। मेरा कहने का ये तात्पर्य था आज वीडियो बनाने का, मोटिव करने का। इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स के माध्यम में
क्या चीज़ आपको सही लगी क्या नहीं लगी वो बता सकते हो, और कोई आपकी जो राय है आप कमेंट्स के माध्यम में रख सकते हो। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। थैंक यू।